फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे और अपना प्रिपरेशन में लगे होंगे। जिस चीज़ का हमें इंतजार था, तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए और जल्दी जल्दी अपने प्रिपरेशन में लगिए। और ये जो है वो CDP का जो कल हमने क्वेश्चन 15 करवाया था, उसका नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो इसको लगाइएगा ज़रूर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसको लगा के अपने स्कोर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल में ही पारित किया है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, तीसरा है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, चौथा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो RPWD विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की बात करता है, या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दायित्वों को पूरा भी करता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये सेकंड हो जाएगा कि निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। शिक्षक केवल मानक और एक ही तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है या रखती है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। शिक्षक संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। तो किसी भी कक्षा में समावेश एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है या उपस्थित करता है जिसके द्वारा सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो इसके लिए जो है इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो जो प्रगतिशील छात्र होते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में अत्यधिक उन्नत क्षमता प्रदर्शित करते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होती है, वो जागरूक ज़्यादा होते हैं। तो इसमें तीनों ही हो जाएंगे कि शीघ्रता से सीखते हैं, सतर्क रहते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे है, इसलिए इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टि बाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पे नहीं है को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं बार बार कहती हूँ कि नहीं है जैसे आप यहाँ पे पढ़ लें तो आप यहाँ पे ज़्यादा गौर फरमाएं। तो पहला है कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनको अगर हम बोल के पढ़ाएंगे स्पष्ट रूप से तो वो ज़्यादा सीखेंगे। दूसरा है 3 आयामी नक्शे और चार्ट यानी कि 3D, जिसको कि स्पर्श करके बच्चे सीखेंगे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको स्पर्श या महसूस किया जा सकता है, तो स्पर्श करने वाली चीज़ें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही सही है। चौथा है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो जो दृष्टिबाधित है वो कहीं से भी कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है तो इसका आंसर भी उसके अनुसार निगेटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन और तर्क वाला है, तो ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो कथन दिया हुआ है, अभी कथन दिया हुआ है कि शिक्षक को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक को अधिगम के लिए, सीखने के लिए बच्चों को अत्यधिक अवसर प्रदान करने हैं। तो उसका तर्क है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी बच्चे में नहीं सीखने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि सीखने की क्षमता होती है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसका आंसर जो है ये फर्स्ट हो जाएगा। ये जो भी कथन वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं तो उसको बस ध्यान से कथन को पढ़ना है और तर्क को भी पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि कथन और तर्क दोनों सही रहते हैं, लेकिन तर्क जो है वो कथन का सही रूप से व्याख्या नहीं करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती हैं, परीक्षाओं में अपना सफलता का कारण किसे बता सकती हैं। बाह्य अधिकारिता का अर्थ है कि जो कि भाग्य या नसीब में विश्वास रखते हैं। तो फर्स्ट है योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, दृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण। चौथा है दुर्भाग्य। तो जाहिर सी बात है कि बाह्य अधिकारिता वाले जब भाग्य और नसीब पे विश्वास करते हैं तो वो दुर्भाग्य को ही दोषी ठहराएंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। बिल्कुल सही बात है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी बिल्कुल सही है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, तो ऐसा हमें नहीं करना है कि ये तो विद्यार्थियों को छांटने वाली बात हो गई, तो हमें छांटने का काम कभी भी नहीं करना है।
चौथा है कि आकलन के भिन्न भिन्न विधियाँ, तो ये भी सही है कि आकलन के भिन्न भिन्न विधियाँ अपनाना है। तो इसका आंसर जो है वो 1, 2 और 4 है। तो 1, 2 और 4 जो है वो थर्ड नंबर पे है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? सेपिंग सरिएशन मतलब ढालना, क्रमबद्धता, पृथक्करण और परस्पर प्रश्न करना। तो सहगामी का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सीखना, तो परस्पर प्रश्न करना सहगामी अधिगम युक्ति होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मस्तिष्क उद्वेलन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवादी, रचनावाद, प्रत्यक्ष अनुदेशन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो रचनावादी कक्षाएं छात्रों के प्रश्नों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित होती है, तो यहाँ पे वही हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन और कारण वाला है, तो पढ़ लेते हैं कि क्या है इसका आंसर। कथन क्या है? तो कथन है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक ढांचे शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर मतलब बच्चों के आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। कारण है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। संज्ञान का मतलब होता है कि सीखना समझना, तो उसमें संवेग यानी कि इमोशन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है, और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। तो जहां भी आपको केवल दिखे तो वो कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है और आंसर में आपको केवल दिख जाए तो वो आपको आंख बंद करके आपको नहीं लगाना है। और अगर क्वेश्चन निगेटिव हो तब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कभी कभी केवल वाले क्वेश्चन ऑप्शन सही भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में पूछ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड है शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक, इसमें भी केवल का यूज हो गया, ये भी नहीं होगा। थर्ड है शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक होना। तो जहां भी सीखने की प्रक्रिया की बात हो जाए तो वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा और बिल्कुल ही सही होगा। चौथा है कि शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो थर्ड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसमें अधिसंज्ञान, विश्लेषण और स्वविमर्श तीनों ही हो जाएंगे, तीनों ही क्रिटिकल थिंकिंग के चिंतन में शामिल हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपने कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में निरस्ता महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे जो हैं आपको भगवान का रूप ही उनको समझना है, तो ऐसा अनदेखी तो उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड है कि इस विद्यार्थियों को दंडित करे और इसकी सूचना उनके माता पिता को दे, तो जब बच्चे भगवान के रूप है तो उनको दंड तो दे ही नहीं सकते हैं। तीसरा है कि पाठ्य के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। ये है खुद के बारे में जहाँ सोचने की बात आ जाए कि आपके अंदर गलती है, तो ये वाला ऑप्शन इस तरह के प्रश्न में बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चौथा है कि मान ले कि यह विद्यार्थी सीखने के लिए समक्ष से पढ़े है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हमें सोचना ही नहीं है बच्चों के बारे में, तो इसका आंसर जो है ये थर्ड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? हमें हमेशा ही बच्चों के साथ सीखने की बात करनी है, ना कि प्राइज या दंड देने की। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, तो प्राइज हमें देना ही नहीं है, गिफ्ट नहीं देना है। सेकंड है कि मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, तो हमें कंपटीशन की भावना भी पैदा नहीं करना है। थर्ड है कि इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि में क्या क्या सीख सकते हैं। तो जैसे ही सीखने की बात आ जाएगी, बार बार बोल रही हूँ कि जैसे ही सीखने की बात हो जाएगी वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। चौथा है कि वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी, तो ऐसा तो करना ही नहीं है, इसका आंसर जो है वो थर्ड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की गति डैश है,
पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो सीखने की गति व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों दोनों पर निर्भर होती है। व्यक्तिगत कारक अनुवांशिक कारक है, जबकि पर्यावरणीय कारक जो है वो परिवेश से संबंधित है। तो इसलिए इसका आंसर जो है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, यानी कि थर्ड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहे हैं। तो आई होप आपने सारा क्वेश्चन लगाया होगा और अपने स्कोर हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। और जो सीटेट का वो फॉर्म निकल चुका है तो आप उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा और डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।